अपनी नई किताब के इस नए खंड में मैंने कुछ चिट्ठियों को संजोया है। ये चिट्ठियाँ बहुत कुछ बयान करती हैं और उन संघर्षशील और अपने मूल्यों के प्रति गहरी निष्ठा से जुड़ी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की भावनाओं को व्यक्त करती हैं, जो उन्होंने अपने मित्रों को, अपने परिजनों को लिखी हैं। यह चिट्ठी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये नरगिस मोहम्मदी ने लिखी है। नरगिस मोहम्मदी की उम्र अभी 50 साल भी नहीं है, लेकिन लंबे समय से जेल में रह रही हैं। उनके संघर्ष के मुख्य मुद्दों में से ईरान में मृत्युदंड को समाप्त करने की मांग है। स्त्रियों के बराबरी के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली कार्यकर्ता हैं। उनके पति भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। बार बार वे दोनों जेल गए। मोहम्मदी लंबे समय से जेल में हैं और अभी 16 वर्ष की लंबी कैद, यातनापूर्ण कैद की सज़ा भुगत रही हैं। गंभीर बीमारी के बाद उन्हें थोड़े समय के लिए घर जाने की इजाज़त दी गई। अपने घर गईं तो उन्होंने क्या देखा, यह उन्होंने एक भावपूर्ण चिट्ठी के रूप में व्यक्त किया है, जिसका अंग्रेज़ी तर्जुमा ईरान की एक ह्यूमन राइट संगठन ने अपने वेबसाइट पर दिया था, जिसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है। 3.5 साल बाद मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला था और मैं एकदम सन्न रह गई जब मुझे वहाँ ना अली दिखा और ना ही कियाना। मुझे लगा ही नहीं कि यह वही जगह है जहाँ से मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर ले जाया गया था। उस समय यहाँ मेरे बच्चों की किलकारियाँ गूंजा करती थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। यहाँ तक कि मैं उन दोस्तों की ओर भी मुखातिब नहीं हो पाई जो मेरा स्वागत करने यहाँ आए थे, मेरे पति और बच्चों के बदले। तभी मेरी नज़र गुलाबी रंग के छोटे छोटे पाँव वाली चप्पलों पर पड़ी। ज़रूर अली या कियाना की होगी। मैंने उन्हें उठाया और अपने सीने में खींच लिया। कितना समय बीत गया जब आखिरी बार मैंने बच्चों के पाँवों में यह चप्पल देखी थी। कियाना की शक्ल मैंने स्काइप पर देखी। उसके केश लंबे हो गए थे, उसका चेहरा मोहरा भी बदल गया था। अली भी पहले जैसा बच्चा नहीं था। घुंघराले बालों वाला मेरा बेटा अब सयाना हो गया था। पागलों की तरह दौड़कर मैंने दीवार पर वह निशान ढूंढा जहां हर साल बच्चों की लंबाई नापती थी। मैंने अली से पूछा, आप कितने लंबे हो गए हो? तो उसने बताया, अम्मी मैं 161 सेंटीमीटर लंबा हूँ। मुझे लगा कि मेरी गैर हाजिरी में मेरा बेटा 40 सेंटीमीटर लंबा हो गया और इस दौरान मैं उसको एक बार भी देख नहीं पाई। मेरा मन बहुत कमज़ोर हो गया। अपने बेडरूम में जाने पर मैंने देखा बिस्तर पर कियाना की गुड़िया और अली का बाग रखा है। सालों से बिस्तर की चादर नहीं बदली गई। सब कुछ ठहर गया था। मेरी स्मृति में 88 महीने पहले के वे दिन लौट आए जब आखिरी बार मैं उस घर में थी। अलमारी का दरवाज़ा खोला। 8-9 साल के बच्चों के खिलौने उसमें भरे पड़े थे। अलमारी के दरवाजे पर 2 कैलेंडर टंगे थे, स्कूल वाले। उनको देखकर मालूम हुआ कि सुबह 8 से 9 बजे के दौरान बच्चों की फ़ारसी की क्लास होगी।
मैंने कियाना से पेरिस में उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। मालूम हुआ 8 से 9 उसकी फ्रेंच की क्लास होती। मैं मन ही मन सालों पीछे के पहले बच्चों के फारसी क्लास में उलझ कर रह गई। इस बीच मैंने कितना कुछ गंवा दिया और इन बदलावों को देखने के लिए उपस्थित भी नहीं रह सके। देखते देखते मेरे बच्चे बड़े हो गए और अब तो बदल भी गए। उनकी पूरी बातचीत अब उनके पिता के इर्द गिर्द घूमती रहती है। उनके दैनिक क्रियाकलाप में माँ की कोई जगह नहीं। जब सोने जाते हैं, जब जागते हैं, जब स्कूल जाते हैं, बाजार जाते हैं या खाना पकाते हैं, माँ किसी मौके पर उनके साथ नहीं होती। यहाँ तक कि मैं उनके सपनों से भी बाहर हो गई हूँ। मेरा वजूद उनके लिए पूरी तरह से मिट गया है। दमन और उत्पीड़न जीवन को रोक देता है, आपसी रिश्तों को कमज़ोर करता है, फिर तोड़ भी देता है। आपके अंदर से जीवन की धड़कन को सुखा देता है, जला देता है और आपकी आत्मा को तहस नहस कर देता है। दमन भावनात्मक और शारीरिक जख्म के निशान छोड़ जाता है। कभी कभी आपको ऐसे घाव दिखाई दे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर गहरे और बजबजाते हुए घाव ऊपर से दिखते नहीं, वे अंदर कहीं छुपकर अपना काम करते होते हैं। दमन का असर आपके शारीरिक, भावनात्मक उत्पीड़न, कैद या निर्वासन तक ही सीमित नहीं रहता। यह आपके अंदर का पूरा जीवन सोखता रहता है, निचोड़ता रहता है हर पल, जब तक कि आप पूरी तरह से नष्ट ना हो जाएं।